देखिए, मेरा जो आज का टॉपिक है ये उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी से। और उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी में अगर हम यूनिट नंबर 3 को देखें तो यूनिट नंबर 3 में कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है। और यूनिट नंबर 3 में समुदाय के बारे में बात किया गया है, समाज के बारे में बात किया गया है, समिति के बारे में बात किया गया है, और संघ के बारे में बात किया गया है, जाति और वर्ग के बारे में बात किया गया है यूनिट नंबर 3 में। ठीक है। थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद करता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना। तो अब प्रश्न का जो पैटर्न बनता है, तो एक प्रश्न ऐसे भी बनता है भाई कि समुदाय के बारे में बताइए आप। समुदाय पता होना चाहिए, समुदाय होता क्या है। तो आप सभी लोगों को बता दूं मैं, समुदाय की सिंपल परिभाषा है, समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में ही आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, समुदाय में ही दायित्व की भावना पाई जाती है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, किंग्सले डेविस का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। किंग्सले डेविस महोदय ने समुदाय को बेसिकली 2 भागों में, 2 श्रेणी में डिवाइड किया था। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, थोड़ी सी आप लोग नोट भी बनाते रहिएगा साथ साथ में। किंग्सले डेविस ने कहा कि हम 2 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे समुदाय को। तो एक को कहा कि ग्रामीण समुदाय, एक को बोला कि नगरीय समुदाय में। किंग्सले डेविस जो नगरीय समुदाय था उसको कहता था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक नगर परिस्थितियों की उपज होती है, जहां पर एक ऐसा नगर जो समुदाय जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विषमता पाई जा रही है, जहां पे राजनीतिक तरीके से आर्थिकता को और सामाजिकता को विषमता, मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है भाई, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, तो अपने आप में व्यस्त रहेगा, उसके काम अलग होंगे, उसके विचार अलग होंगे, सारी चीज़ें अलग हों। तो ये शहर में पाया जाता है, ग्रामीण में नहीं। ग्रामीण में हम की भावना पाई जाती है। जैसे अगर आप गांव में चले जाइए तो गांव में आपको लगता होगा कि अगर कोई किसी की मदद करता होगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई चलो आप मदद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे ग्रामीण में ना, एक गांव वालों को देखिए आप एक बार, जो लोग गांव के लोग होंगे वो लोग को पता होगा, उसमें हम की भावना पाई जाती है, उसमें मैं नहीं पाया जाता है, ईगो वाले शब्द नहीं देखने को मिलते हैं, हम वी फीलिंग पाया जाता है। और वी फीलिंग के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो बात करता है बोगार्ट्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बोगार्ट्स, जब कभी भी परिभाषा में आपको पूछा जाए समुदाय के बारे में तो आप तुरंत बता देना कि ये बोगार्ट्स महोदय के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो हम की भावना पाई जाती है, बोगार्ट्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। डेविस एक सबसे छोटा समूह, जो समुदाय है, सबसे छोटा समुदाय को माना कि समूह है ये, और जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, वो डेविस कहने था। तो ये परिभाषाएं हैं, आप लोगों ने कल देखा है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए लेके चल रहा हूँ आप लोगों को आगे। फिर समुदाय में कुछ जो है विशेषताएं पाई जाती है, जैसे समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय में सामुदायिक भावनाएं पाई जाती हैं, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, अनिवार्य सदस्यता पाया जाता है, स्थानित्व पाया जाता है या स्थायित्व पाया जाता है, या एक विशिष्ट नाम होता है उस समुदाय का, है ना। तो ये एक प्रकार का एक सामान्य नियम होते हैं, सामान्य जीवन होता है और व्यक्तियों का समूह होता है। तो ये समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। और समुदाय में मैं बता दूं कुछ आवश्यक तत्व इन्वॉल्व हैं। आवश्यक तत्व जैसे अगर हम बात करें तो बोगार्ट्स महोदय ने कहा है कि दायित्व की भावना पाई जाती है, और निर्भरता की भावना पाई जाती है, और हम की भावना पाई जाती है। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। व्यक्तियों का समूह पाना, सामान्य नियम पाना, अस्थायित्व पाना, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पाया जाना, और सामुदायिक भावना पाना, सामान्य जीवन, विशिष्ट नाम, स्वतः जन्म, अनिवार्य सदस्यता, आत्मनिर्भरता, ये सभी के सभी समुदाय की एक विशेषता होती है। ठीक है। कल आप लोगों ने इसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा, तो क्लियर हो रहा होगा कि समुदाय किसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूछे तो समुदाय बता देंगे आप लोग किसको कहते हैं। मूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, मूर्त का मतलब होता है एक प्रकार से जिसको आप टच कर सके, जिसको आप अगर हम बात करें जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसको मूर्त कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपके सामने एप्पल रखा हुआ है तो एप्पल देख रहे हैं, एप्पल को टच कर रहे हैं, एप्पल का अगर आप खा रहे हैं तो उसका स्वाद ले रहे हैं एप्पल का, तो ये मूर्त है आपके लिए। एप्पल आपके लिए क्या है, मूर्त है। और केवल मैं आपके लिए एप्पल बता रहा हूं और आपके सामने एप्पल नहीं है तो वो अमूर्त है। मैं आपको एक चीज यहां पे केवल बता रहा हूं लेकिन आपको दिखा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, तो वो चीजें अमूर्त के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। तो मूर्त वो हो जहां पे आप टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको मूर्त कहते हैं। अमूर्त यहाँ पे जिसको हम छू ना सके, जिसको हम देख ना सके, वो अमूर्त होता है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। कल आप लोगों ने ये भी सीन किया था और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा।
एक समुदाय और समाज का अंतर समझ लीजिए कि समाज किसे कहते हैं और समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंतर से जब समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। तो समुदाय में एक जो होता है व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। तो अगर जितने व्यक्ति, मतलब आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर समुदाय की विशेषता अगर आपको याद हो जाएगी, ठीक है, क्लास में सभी लोग जो है अंत तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में आप लोगों का 5 मिनट कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आप सभी के लिए, तो इसलिए आप सभी लोग बने रहिएगा, ठीक है, क्लास को। अगर आपको मैं बताऊं तो समुदाय में जो होता है ना, अगर आपको विशेषता अगर याद रहेगी तो आप इजीली कर लेंगे। इजीली करने का मतलब ये हुआ कि समुदाय में क्या पाया जाता है, व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। व्यक्ति पाए, अगर व्यक्ति रहेगा तो व्यक्तियों से तो समुदाय बनता है। तो बस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चाहे सामान्य नियम हो, चाहे अस्थायित्व हो, चाहे एक भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामुदायिक भावना हो, चाहे वो सामान्य जीवन हो, चाहे वो कोई विशिष्ट नाम रखा हो उसका, चाहे वो अनिवार्य सदस्य हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, दायित्व की भावना हो या हम की भावना हो, कहीं ना कहीं समुदाय को रिप्रेजेंट करती है, वो आपका समुदाय हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इजिली आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समुदाय मूर्त होता है। अच्छा, अब देखो समुदाय अगर मूर्त हुआ, मैंने अभी आपको बताया समुदाय, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समुदाय में व्यक्तियों को, समूह को, हम जितने व्यक्ति होंगे उसको काउंट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। परंतु अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ना। ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा था ये बात। तो ऐसी कंडीशन पे समाज मूर्त नहीं, समाज अमूर्त है। समाज क्या है, अमूर्त है। इस बात का आप खास कर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। यहाँ पे 2 पॉइंट समुदाय आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, दायित्व की भावना पाई जाती है, निर्भरता की भावना पाई जाती है। यूजीसी में प्रश्न बनाया गया था सोशल वर्क में। समुदाय में जो होता है एक विशिष्ट नाम पाया जाता है। समुदाय जो है समाज का एक भाग है और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं होते हैं, परंतु समाज में एक समुदाय से अधिक समुदाय हो सकते हैं। है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं मेरी बात, आप समझ रहे हैं। समुदाय जो होता है वो छोटा होता है, समाज बड़ा होता है। तो समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, समुदाय में नहीं हो सकता है कई समाज, है ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझना होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समिति के बारे में, सॉरी समाज के बारे में। समाज क्या होता है, समाज एक क्षेत्रीय स्थानीय होता है जिसमें अनेक समूह पाए जाएंगे, अनेक समुदाय पाए जाएंगे, अनेक समिति पाई जाएगी, संघ पाए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होती पाई जाती हैं समाज में। समुदाय की प्रकृति या नेचर की अगर बात हम करते हैं तो वो भी समाज में ही पाया जाता है। ठीक है, और समाज में अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के रूप में, तो कह रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और ये बात मैकाइवर एंड पेज ने कहा था, ये समाजशास्त्री है, विद्वान है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि ये कोटेशन किसका है, ये परिभाषा किसने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करें कि समाज में सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण ही समाज क्या हो गया, अमूर्त हो गया। तो अमूर्त होने का मतलब यही है कि हम उसको देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे, एक प्रकार से उसको हम टच नहीं कर पा रहे, परंतु हमें उसके बारे में जानकारी तो हो ही रही। ये चीज़ें होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि समाज यहाँ पे जो होगा अमूर्त होगा। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है ये सेकंड वाला, इसका खास कर आप लोग ध्यान रखिएगा। समाज के लिए जो होता है सामुदायिक भावना नहीं पाई जाती, बात ठीक है। अब जो इसमें पाया जा रहा होगा इसमें नहीं पाया जा रहा होगा, तो ये आप अंतर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाज क्या है, समुदाय क्या है। समाज का कोई अपना नाम नहीं होता है, समाज व्यापक होता है। समाज में कोई समुदाय हो सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन समुदाय में कोई समाज तो नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो समाज की प्रकृति या समाज के नेचर की समग्रता, समग्रता का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूर्ण या समग्र कह सकते हो आप, होता है जिसमें विभिन्न भाग होता है। जैसे विभिन्न भाग क्या हो सकता है, समिति हो सकती है, संघ भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, समाज की प्रकृति या नेचर के संपूर्णता या समग्रता के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि समुदाय किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं। अगर ये अंतर पता है तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने अपने उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य में अगर प्रश्न जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं कल आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों की संख्या बनी रही तो मैं कल आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। बाकी मैं अभी आप लोगों को लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं संस्था के बारे में। इंस्टीट्यूट, शायद आप लोगों की ये क्लास कल हो चुकी है, आई थिंक इंस्टीट्यूट भी। तो संस्था में थोड़ा सा आप लोगों को फटाफट बता देना चाहता हूँ संस्था होती क्या है। इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट होता क्या है, सिंपल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए कि सामाजिक संस्थाएं वे होती हैं जहां पे कुछ मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। उन मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये संस्था है, ये इंस्टीट्यूट है। या तो आप सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि संस्था में ना अनेक जनरीतियां होती हैं। अनेक जनरीतियां या रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य, अनेक का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सामाजिक कार्य करते हैं। तो ये काम होता है कहाँ पे, सामान्य हित के लिए या विशेष हित के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये सारे के सारे काम समुदाय में तो होते हैं, लेकिन समुदाय में जब हम करते हैं तो एक संस्था के माध्यम से करते हैं, एक संस्था के माध्यम से करते हैं। लेकिन जब किसी विशेष हित की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, तो वहां पर एक शब्द बन जाता है समिति। तो अभी मैं समिति के बारे में भी चर्चा करूंगा। समिति जैसे परिवार होता है, कॉलेज होता है, व्यापार होता है, चर्च होता है, राजनीतिक दल होता है, राज्य होता है, ये बेसिकली समिति होती है। और जो विशेष संस्थाएं होती हैं जैसे विवाह हो गया, घर हो गया, भाषण हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गई, और संप्रदाय हो गया, धर्म हो गया, दल का मतलब गुट हो गया, उपासना का रूप हो गया, ये सभी की सभी विशेष संस्थाएं हो जाती हैं। और विशेष हित क्या हुआ, जैसे यौन संबंध, तो यौन संबंध विवाह, तो ये विशेष हित है यौन संबंध, ठीक है। घर वंशावली विशेष हित है, ठीक है। जैसे नौकरी है, नौकरी, सुरक्षा, परिश्रम, ये क्या, ये विशेष हित है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्यापार जो होगा वो समिति बन जाएगी और इसकी विशेष संस्था बन जाएगी सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना। तो ये चीज़ आएंगी, अभी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे बस सुने रहिए आप सभी लोग, है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए परिभाषा में कई बार पेज ने कहा है कि जो संस्था होती है कार्यप्रणाली पर, जाहिर सी बात है कार्यप्रणाली को स्थापित का स्वरूप या दशा को हम क्या बोल देते हैं कि ये संस्था। तो जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कार्यप्रणाली को स्थापित कर रहे हैं, संस्था में क्या होता है, मान लीजिए आपने कहा कि भाई स्पेशल स्कूल है, ये आपने इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया स्पेशल स्कूल, तो स्पेशल स्कूल में कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे, या तो स्पेशल वाले बच्चे पढ़ेंगे। स्पेशल बच्चे कौन से होते हैं, जिनकी 70 से IQ कम होती है ना। जैसे आप कह सकते हो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हो जाएंगे, विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चे हो जाएंगे, हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे हो जाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आ गए। तो क्योंकि वहाँ पे एक विशेष कार्यप्रणाली हो रही है, एक विशेष हित के लिए काम हो रहा है, तो ये संस्था हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग अभी कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर लीजिए, संस्था अपने उत्तराखंड में ओपन कर लेते हैं, तो आपका एक मोटो बन जाता है कि भाई देखा आपने कि यहाँ की आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है। मान लीजिए हो सकता है कोई आवश्यकता ऐसी भी हो कि वहाँ पे जातिवाद ज़्यादा चल रहा हो, सांप्रदायिकता ज़्यादा चल रही होगी, या कोई ऐसा असामाजिक व्यवहार ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसके लिए आपने संस्था ओपन किया और कहा कि भाई मुझे क्या करना है, इनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये एक पर्टिकुलर हो जाता है, तो ये संस्था के माध्यम से हो सकता है ये काम, तो इसको हम लोग बोलते हैं संस्था। तो यही कहने का मतलब है कोई कार्यप्रणाली की स्थापित करने के स्वरूप को या दशा को हम लोग बोल देते हैं, जहाँ पे एक सामूहिक क्रिया होती है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर देता है आपका क्या, संस्था बता देती है। संस्था क्या होती है, संस्था अमूर्त होती है, समिति मूर्त होगी, ध्यान रखिएगा, समिति जो होती है मूर्त होती है और संस्था जो होगी अमूर्त होगी। संस्था के नियम और व्यवस्थाओं का बोध होता है। संस्था का विकास जो है अधिकतर स्वयं से होता है। संस्था के अगर हम नेचर की बात करें तो वो अस्थायी होता है। संस्था समिति का निर्माण, देखो संस्था से समिति का निर्माण होगा, ना कि समिति संस्था से निर्माण होगा। जैसे अभी आप देख रहे थे पीछे कि समाज में समुदाय पाए जाते हैं, समुदाय में समाज नहीं पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से संस्था में जो है संस्था समिति का निर्माण करेगी, समिति संस्था का निर्माण नहीं करेगी, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। संस्था के निश्चित सामाजिक ढांचा होता है। संस्था जो होती है ना, विशेष प्रतीक होता है। विशेष प्रतीक का मतलब होता है कोई सिंबल होता है। जैसे मैंने अब मान लीजिए मैंने ये संस्था का एक सिंबल है, आप देख रहे हैं लोगो, तो ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है तो इसका एक लोगो बनता है, तो एक सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है ना। अगर हम बात करें कि यह मनुष्य के प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। संस्था जो है अनिवार्य रूप से सामाजिक विरासत भी होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यह हमें पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। कार्य के बारे में क्या था, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो ये संस्था का हो जाता है भाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं संस्था क्या करती है, संस्था व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है, ये भी आपके लिए बेटर माना जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी लोग, बताइए। हेमू जी, राफिया मैडम, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तनुजा मैम बहुत बढ़िया।
बात को समझिए, म्यूट कर लीजिए और आप अच्छे से बात को समझिए। यहाँ पे समझना है, प्रश्न मैं कल करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने सोचा था आज क्वेश्चन लेने के लिए, लेकिन कल की क्लास मेरी आपसे नहीं हुई थी, इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं जब प्रश्न करवाऊंगा तो आप लोगों को ये रिकॉल करवाता हूँ ताकि आप लोग इसे देख लें। आगे अगर हम बात करते हैं तो व्यवहारों का अनुरूपता के बारे में बात करूंगा। तो व्यवहार का अनुरूपता भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को ही रिप्रेजेंट कर, इंस्टीट्यूट जो है सामूहिक अभिमति के रूप में जाना जाती है। इंस्टीट्यूट जो है नियम की संरचना होती है। इंस्टीट्यूट जो है सामूहिक प्रयत्न होता है। इंस्टीट्यूट जो है प्रतीक को रिप्रेजेंट कर, प्रतीक का मतलब सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टीट्यूट एक अमूर्त व्यवस्था होती है। इंस्टीट्यूट एक सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई होती है। इंस्टीट्यूट में ही एक व्यवहारों का सांस्कृतिक का वाहक होता है। इंस्टीट्यूट ही स्थितियों का कार्य निर्धारण करता है। इंस्टीट्यूट ही व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये सारा का सारा काम आप जो देख रहे हैं ना, ये इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं, संस्था के देख रहे हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। विशेषताओं के अगर बारे में बात करें तो निश्चित उद्देश्य होता है। अभी मैंने बताया ना कि आपका एक उद्देश्य होगा, कोई संस्थान आपने बना दिया है तो वो जाहिर सी बात है, ये विशेषता है उसकी। आप नोट कर लीजिए इसको, या तो आपको ये समझ लेना चाहिए। अगर हम बात करें विचार होता है, तो विचार क्या होता है? विचार में अगर हम बात करें तो जो संस्था होती है उसमें विभिन्न प्रकार के विचार भी शामिल होते हैं कि आवश्यकताएं क्या है, ये समाज की नीड क्या है, और उस समाज की नीड के आधार पे हम उनकी आवश्यकताएं, जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ठीक है, तो जब उनकी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो संस्था का जन्म होता है। तो जैसे विवाह एक संस्था है, विवाह एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य है यौन संतुष्टि। तो एक प्रकार से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जो हो रही है तो संस्था के माध्यम से हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, विरासत के रूप में भी हो सकता है, जो है सामूहिक स्वीकृति भी हो सकती है। ठीक है, स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। जैसा भी समूह हो, जैसा भी समाज हो, समुदाय हो, उसको हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है, हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि अगर आप सोशल वर्कर हैं, आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का आपने क्वालिफाई कर लिया, हॉस्पिटल में लग गए आप, और कोई व्यक्ति मलिन बस्ती से आया, कपड़े सही नहीं पहना है, उसकी भाषा देहाती भाषा है, आप फॉर्मल ड्रेसेस पहने हुए हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में बैरियर भी होगा और उसको समझ भी नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक्चुअल के सोशल वर्कर हैं भी नहीं, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। स्वीकृति का सिद्धांत यही बताता है समाज कार्य में कि जैसा भी सेवार्थी हो उसे आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे वो केस वर्क कर रहे हो, चाहे आप कम्युनिटी वर्क कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप वर्क कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप उसे उसी के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सोशल वर्क का एक उत्तरदायित्व तो समझ लीजिए, या तो आप समझ लीजिए कि एक प्रोफेशन है ये सोशल वर्क का। ठीक है, लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखिएगा सोशल वर्कर लोग कि भाई जब भी कभी कोई अगर मान लीजिए सेवार्थी या क्लाइंट मिलता है, जैसे लैंग्वेज में बात करना चाहता है वैसे ही में आपको बात करना है। आपको वहाँ पे अपने आप को हाई फाई नहीं दिखाना है। ठीक है, कि आपने अच्छा ड्रेसेस पहन लिया और आपने उससे जो है इंग्लिश में बात कर रहे हो और वह गाँव की भाषा में लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो आपका सक्षम नहीं होगा, सही तरीके से वो सफल नहीं होगा। तो इसके लिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, खासकर आप सभी लोग, है ना। तो कहावत है ना, जैसा देश देखो वैसा भेष बनाओ, तो वैसा ही काम करना है आप लोगों को। ठीक है, सोशल वर्कर है वो परिस्थितियों में ढल जाते हैं। सोशल वर्कर की यही एक हॉबी है, उनके अंदर यही एक क्वालिटी है। सभी के बस की नहीं होती ये सारा काम करना। नियम का ढांचा अगर हम बात करें तो नियम के ढांचे की अगर बात करता है तो ये भी संस्था की ही एक प्रकार की विशेषता है। संस्था में नियम बनाता है, इंस्टीट्यूट में नियम बनते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है तो समय पे आना जरूरी है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि अगर 8 बजे हो गया तो आप 10 बजे आइए घूमते फिरते। आपको 5 बजे जाना है कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, और पता चले आप 12 बजे 1 बजे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक रूल, एक रेगुलेशंस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कुछ सत्ता होता है, सत्ता का मतलब अधिकार होते हैं। ठीक है, संस्था में अपने सदस्यों के व्यवहार के लिए जो कार्य करने को नियंत्रित करने के लिए या सफल बनाने के लिए उसके सत्ता होता है। सत्ता का मतलब अधिकार होता है, तो अधिकार भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर कोई असामाजिक शब्द बोलता है तो उसे संस्था से बाहर कर दीजिए, भाई क्या ज़रूरत है उसे रखने के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अगर असामाजिक व्यवहार कर रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसे भी आप उससे समझाइए, समझाने अगर नहीं समझ में आता है तो उसके साथ एक्शन, मतलब उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो ये सोशल वर्कर की भूमिका होती है। इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये, और जैसे जो भी असामाजिकता फैल रही है उसको नियंत्रित भी करिए, ये हो जाता है।
अब हम बात करते हैं समिति के बारे में। समिति का शायद अब मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। आप लोग एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, यहीं से शायद स्टार्ट करना है मुझे ना, समिति से ही कंफर्म कर दीजिए। कल की क्लास शायद यहीं समाप्त हो गई थी। समिति क्या है? एक्टिव रहिए यार, नहीं एक्टिव रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप सभी लोग आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी? सर मैं तो कल अच्छा अटेंड नहीं कर पाई थी तो मुझे नहीं पता। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से आप सबकी जो है यहीं से आपको देखना है कि समिति होती क्या है। तो मेरी बात को ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। समिति का मतलब होता है कि व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विचार पूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन का नाम है जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। समिति जैसे किसी भी व्यक्ति की आपकी आवश्यकताएं हैं तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समिति का होना ज़रूरी है। तो उद्देश्य की पूर्ति के बाद समिति भंग भी हो सकती है। तो जैसे अगर आपका उद्देश्य पूरा हो गया तो समिति क्या हो जाएगी, लेकिन संस्था थोड़ी ना भंग होगी, समिति भंग हो जाएगी। ठीक है, बात को समझिए आप अच्छे से। तो समिति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अगर जैसे अगर आपने नाम सुना होगा दुर्गा, जैसे दुर्गा पूजा होता, अच्छा उत्तराखंड में कौन सा जो है सबसे अच्छा पूजा होता है जो फेमस हो, कोई बताए मुझे जरा दुर्गा पूजा का। कोई भी पूजा अगर हो, जरूरी नहीं दुर्गा पूजा ही, उत्तराखंड में कोई ऐसा है जो त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही फेमस हो धार्मिक? उत्तराखंड में सर एक तो जी नंदा देवी राजजात यात्रा है जो 12 साल में होती है और बहुत फेमस है, उसमें भी आती है जो विश्व विरासत में। ओके वेरी गुड। हाँ नंदा देवी तो मैंने सुना है, मैं जानता हूँ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुंभ का मेला हो गया, नंदा देवी हो गया, वेरी गुड। तो जब कभी भी नंदा देवी की अगर हम बात करते हैं, जब ये पूजा पाठ वहाँ पे जब ये पूजा शुरुआत होती है, नंदा देवी का स्नान जब स्टार्ट होता है तो वहाँ आप देखेंगे ना तो एक वो लगाए जाते हैं, मतलब जैसे चंदा वगैरह लिए जाते होंगे, लिए जाते होंगे नहीं लिए जाते हैं। अगर आप लोग पता करना वहाँ पे दूर दराज के होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा, आप आसपास में जहाँ पे नंदा देवी का वो स्नान वगैरह होता है वहाँ पे पता करेंगे तो वो होता है ऐसा कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन पे कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जैसे ये पूजा जब समाप्त होती है ना, वो समिति बनी होती है, समिति बनी होती है कि भाई आप इस समिति के माध्यम से इतना चंदा ये आ रहा है, इतना चंदा ये आ रहा है, पूरी व्यवस्था की जाती है जनता के लिए। मतलब जो भी श्रद्धांजलि आते हैं या जो भी भक्त आते हैं उनके लिए क्या पूरी व्यवस्था की जाती है। जैसे ये नहान या समाप्त होता है स्नान तो उसके बाद ये समिति भंग हो जाती है। आपने सुना होगा ये भंग हो जाती है। अभी देखो नहीं हो रहा होगा तो क्या अभी समिति बनी है? नहीं बनी है, लेकिन जैसे ही वो नंदा देवी का स्नान वाला वो सारा सिस्टम आएगा उसके बाद समिति बन जाएगी। समझ में बात है कि नहीं? समिति इसी को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ यहाँ पर सिंपल से शब्दों में कि समिति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है, चाहे वो श्रम कल्याण समिति हो, चाहे दुर्गा, मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो दुर्गा उत्सव समिति लिखा हुआ है, छात्र समिति लिखा हुआ है। तो ये कुछ लिमिटेड समय के लिए है, बाद में ये भंग हो जाती है, बाद में ये भंग हो जाती है ना। आगे हम बात करते हैं समिति की परिभाषा को लेकर। तो समिति कहती है क्या होता है कि समूह के रूप में, समिति एक परिभाषा यहाँ पे बताते हुए बताया जा रहा है कि एक समूह के रूप में कर सकते हैं जो किसी एक हित या अनेक हितों के समान पूर्ति को संगठित होता है। अब जरूरी ये भी नहीं कि पर्टिकुलर उसके अंतर्गत एक ही हित हो, अनेक हित भी हो सकते हैं और लोगों का भी हित हो सकता है उसमें। कोई पर्टिकुलर नहीं कि एक ही बंदे का हित के बारे में बात किया जाए। ये मैकाइवर पेज कहते थे, मैकाइवर पेज कहते थे कि जरूरी नहीं केवल एक ही हित के बारे में बात किया जाए, अनेक हित भी हो सकते हैं और समान उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, ये समिति कहती है, मैकाइवर पेज। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। समिति में अगर हम बात करें तो समिति अभी मैंने बताया अभी आप लोगों से था कि समिति क्या था, आपका ये मूर्त संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। और अगर हम बात करें तो समिति से मनुष्यों के समूह का बोध होता है। तो समिति से क्या पता चलता है, मनुष्य या समूह का बोध होता है, समूह का समझ होती है। ठीक है, तो ये क्लियर होता है हमें समिति से। बंद कर दीजिए दरवाजा। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो समिति की संस्था की जाती है, समिति की संस्था की जाती है। तो समिति भी एक प्रकार की संस्था की जाती है, संस्था के अकॉर्डिंग आती है, तो ये समिति हो जाएगा। समिति की प्रकृति जो है वो नेचर जो है अस्थायी होता है और समिति एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण कर देती है। तो समिति से ही संस्था का निर्माण होता है, ना कि संस्था का निर्माण समिति से। समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण की है। समिति ने क्या कर दिया कि लोगों का हित, अनेक हित या एक हित की पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, वो इंस्टीट्यूट में बदल गया, इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। ये चीजें हमें ध्यान, संस्था से समिति नहीं बनती है। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं?
आप सभी लोग, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे समिति अगर है तो अगर किसी उद्देश्य को पूर्ति करनी है तो अगर एक समिति है उस समिति में एक उद्देश्य आपने रखा है, और भी उद्देश्य आ सकते हैं, धीरे धीरे वो नाम बड़ा हो जाता है और वो एक संस्था में आ जाती है। संस्था बड़ा लेवल का है तो बड़े लेवल से छोटे लेवल पर नहीं आएगा कोई भी व्यक्ति। अब व्यक्ति को भी अपने अपने आप को रख के सोचिए तो व्यक्ति भी नहीं जाता है, कोई अगर बड़े लेवल पर पोस्ट पर जॉब कर रहा है तो छोटे लेवल पर नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि छोटे लेवल पर आप समझ लीजिए समिति और बड़े लेवल पर समझ लीजिए आप संस्था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। आगे हम बात कर लेते हैं फिर 6 पर। समिति का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो समिति होती है उसका कोई एक निश्चित ढांचा नहीं होता, कोई एक निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता समिति का। ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर इसी चीज़ में। हाँ भाई, अगर आप मान लीजिए एक आपने देखा यहाँ पे एक समुदाय को चूज किया समिति के माध्यम से कि इनकी समस्या का समाधान कर रहे थे और बीच में आपको लगा कि भाई कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 आ गया तब समिति वाले ने क्या कर दिया कि इसने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भी जागरूकता फैला दिया या वैक्सीन लगाने के बारे में सोचने लगा, तो ये समिति के बारे में बताया। तो कोई एक निश्चित ढांचा नहीं है उसका है। तो अगर कोविड-19 आ गया तो कोविड-19 पर भी समिति काम कर सकती है और काम की है इस बार, है ना। तो ये भी चीज़ हो जाती है। प्रत्येक समिति एक निश्चित नाम होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई समिति है तो उसका एक नाम होता है। आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कुछ समितियों के नाम के बारे में चर्चा करूंगा, तो उसका एक नाम होता है। प्रत्येक समिति जो होती है पारस्परिक सहयोग पर निर्भर होती है। तो पारस्परिक यानी एक रेसिप्रोकल, अगर हम बात करें हेल्प पर निर्भर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक दूसरे व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन जो होता है समिति में देखने को मिलती है। समिति जो होती है अनिवार्य रूप से सामाजिक विरासत नहीं है, समिति नहीं होती संस्था, बल्कि आप कह सकते हो कि एक प्रकार से सामाजिक विरासत के अंतर्गत, है ना। तो ये था आप लोगों को अभी मैंने जो बताया है कुछ पॉइंट्स, ये सारी के सारी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना होगा। समिति साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। साधन है, साध्य नहीं है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे उसके बाद संघ के बारे में। आपने अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे संघ के बारे में अगर बता दूँ तो आप थोड़ा सा समझिएगा। पंजाबी भाषा संघ शब्द अंग्रेजी के शब्द में फेडरेशन का अनुवाद है, और अंग्रेजी भाषा का फेडरेशन लैटिन शब्द जो है फीड्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समझौता। इसलिए फेडरेशन केंद्र के प्रांतों के बीच में कुछ स्वतंत्र राज्यों के बीच समझौते के द्वारा स्थापित शासन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो संघ जो है इसको बता देता है कि ये हम एक प्रकार का ये संघ है। ठीक है, अच्छा एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोग कि समिति में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, फिर मैं संघ के बारे में स्टार्ट कर दूं। कोई अगर डाउट है किसी व्यक्ति को समिति को लेकर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने आपको समय दे दिया है, पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सर समिति और ट्रस्ट दोनों अलग अलग होंगे ना? समिति और ट्रस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट न्यास होता है वो अलग है, वो ट्रस्ट आपका अलग होगा और सोसाइटी एक्ट आपकी अलग है, वो अलग है। वो बेसिकली हाँ आप कह सकते हैं कि एक पार्ट सर ये संस्था का एसोसिएशन में मानेंगे। आएंगे ना, ये जो हमारा जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, और जो ट्रस्ट है ये एसोसिएशन में आएगा शायद। हाँ, एसोसिएशन के ही तहत आते हैं, लेकिन जैसे अगर आप समझना चाहें तो उसको एक संस्था का रूप दे सकते हैं कि सोसाइटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट, कंपनी एक अधिनियम है, वो भी धीरे धीरे ये बना है एक संस्था। जैसे अभी हम बात करें आपसे, आपको अभी पता होगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 का जो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने स्थापित किया था, याद है किसी को? 1953 का मैंने बताया था आपको, कंपनी अधिनियम के तहत उसको एक ट्रस्ट के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। तो पहले वो नहीं था, पहले वो धीरे धीरे संस्था के रूप में आया, अब वो धीरे धीरे संघ में चला गया। तो अब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, तो पहले इंस्टीट्यूट में आया। हाँ, अगर आप एग्जाम्पल में आता है कि भाई ये चीज़ें हैं तो आप उसको रख सकते हैं कि ये संस्था के रूप में है, एग्जाम्पल में, एज अ लाइक एग्जाम्पल लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखें आप लोग, है ना। एग्जैक्ट उसे नाम नहीं देंगे, नहीं तो एसोसिएशन का ही नाम देंगे, उसे संघ का ही नाम देंगे। ठीक है, एसोसिएशन का ही नाम आप देंगे। क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेरी है। जी बताइए। तो जैसे आपने बोला ना कि जो समिति होती है वो लोगों का समूह होता है, हाँ, और संस्था बिल्कुल। जो होती है वो एक प्रणाली होती है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। बिल्कुल सही। लाइक जैसे मैरिज है, तो सर जो समिति है ना वो संस्था में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? समिति कन्वर्ट इस तरीके से हो सकती है कि कोई अगर आपने जैसे आपने एक समिति बनाया, 10-12 लोग हो आप लोग, और आपने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इस एरिया में, इस समुदाय में, इस क्षेत्र में जो है काफ़ी लोग जो है कोविड-19 से जागरूक नहीं हैं, और आपने 10-15 लोग गए और उसके माध्यम से, ये समिति है,
आपने समिति बनाया है कि हमें उन्हें जागरूक करना है। जैसे ही वो जागरूक हो जाएंगे तो आप समिति को भंग कर देंगे अपने, ठीक है, आपने अपने समिति को भंग कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप क्या करेंगे, उस समिति के माध्यम से आपने उस एरिया में गए और आपने जागरूक किया। अब आपको लगा कि यार यहाँ पे तो एक जातिवाद बड़ा ज़्यादा समस्या है, जातिवाद, तो इसी समिति जो आप बनाए रखे थे समिति को, एक बार म्यूट हो जाइए, शायद कोई अनम्यूट है, इनके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, धीरे 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 एक संस्था का रूप ले सकते हैं। आपने एक संस्था बना दिया और वहाँ पे वो संस्था बना के स्थापित कर दिया, और उस संस्था में चाहे अब आपने धीरे धीरे मोटो बनाते बनाते कई उद्देश्य बना लिए और एक विशेष प्रणाली बना लिया कि भाई इसमें अगर कोई यहाँ पर जो है असामाजिक व्यवहार ना हो पाए, कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए शिक्षा से वंचित है तो उसे शिक्षा प्रोवाइड कर दिया जाए, शिक्षा प्रशिक्षण दे दिया जाए। ये आपने संस्था में कन्वर्ट कर लिया है, तो समिति से आई है आपका ये काम। जो हुआ था पहले कोविड-19 से शुरुआत किया था, लेकिन कोविड-19 जैसे जागरूक हो गया, लेकिन आपको पता चला भाई ये है, तो आपने समिति संस्था बना दिया। उसके बाद लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, जागरूक बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब आपके संस्था के नाम से वो खड़ी है, ठीक है, अब वो आपकी संस्था वहाँ पे खड़ी है, या आप कह सकते हैं वहाँ पर स्थापित हो गई है। बस समझ में आ गई? ओके सर। हाँ। यस सर। संस्था में आपको यही अंतर है, समिति से ही संस्था बनती, संस्था से समिति नहीं आएगी, है ना, ठीक है। उसके एक व्यक्तियों का समूह माना जाता है कि पहले व्यक्तियों का समूह माना जाएगा समिति में, ये बात ठीक है। फिर समूहों का एक कार्य प्रणाली हो जाती है, धीरे धीरे कार्य प्रणाली बन गई आपकी कि भाई आपको ये काम करना होगा, जो जो आपने मोटो बना लिया, तो आप संस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अभी मैं कई बार पेज की परिभाषा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अब बताइए और किसी को कोई डाउट? फिर मैं आगे चलूँ? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, यानी आप सबको कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। अच्छा, यहाँ आप इस संघ को ना देखकर आप बेसिकली अगर हम इस स्लाइड को देखें, जो आपने यहाँ पे इस स्लाइड को देखा है, लैटिन भाषा में फीड्स या समझौता के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और ये फेडरेशन जो है एक केंद्र और एक प्रांत के रूप में यहाँ पे केंद्र और एक राज्य के रूप में निकल के आया है हमारे सामने। तो केंद्र सरकार के अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग कार्य होते हैं केंद्र के, ठीक उसी प्रकार से राज्य के भी कुछ अलग कार्य होते हैं, कुछ अलग दायित्व होते हैं, कुछ अलग विशेषताएँ होती हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ से संघ। अच्छा, संघ तो आप समझे, संघ में देखो मैं बताऊं आपको, कुछ खास इसमें नहीं है कि संघ के अंतर्गत कुछ बताया जाए आपको। एसोसिएशन आप कहेंगे किसे? अगर मैं आपसे कहूं कि संघ एक शब्दों में बताया जाए तो क्या बोलेंगे संघ को? संघ को अगर आपको एक शब्द में अगर परिभाषित करना पड़े तो कैसे परिभाषित करेंगे? संघ की परिभाषा कैसे देंगे, बताएं आप, अगर आपसे मैं सर ये पूछूं। जो ये यूनियंस होती हैं जो उनको जी। प्राय संघ कहा जाता है, और संगठित होने से इसका मतलब है शायद। संघ आप सभा को संघ बोल सकते हैं, समुदाय या संगठन है उसे भी आप संघ कह सकते हैं, है ना, संघ आप उसे भी कह सकते हैं। यहाँ एसोसिएशन अगर हम बात कर रहे हैं या फेडरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ एक संघीय राज्य हम बोल रहे हैं, वो राजनीतिक एक प्रकार के राजनीतिक सातत्व है जो किसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ को यूनियन के रूप में चिन्हित कर रही है, तो वह एक प्रकार से संघ के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है संघ। तो संघ में मैं आपको ये कहूंगा कि एक सभा याद रखें आप लोग, और एक समुदाय याद रखें आप लोग, एक संगठन का नाम याद रखें आप लोग, तो आप इजीली परिभाषित कर भी सकते हैं कि संघ इनको कहा जाता है, इनको ही संघ कहा जाता है। इसी तरीके से आप उनको परिभाषित कर सकते हैं संघ को, है ना। और संघ में और अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा कि और इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं संघ को, कि जैसे अगर हम कहें बुद्ध द्वारा स्थापित संघ एक स्पष्टी राष्ट्रीय चरित्र की विविधता है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ है। स्थानीय परंपराओं तथा धर्म संस्था, जिसको चर्च से भी काफ़ी हद तक उसे कुछ ग्रहण किया गया, है ना। तो ऐसे में धर्म जो है संस्था नहीं यहाँ पे हुई, तो धर्म का मतलब बना कि किसी निश्चित उद्देश्य के जो संपर्क में आया, जो संपर्क में स्थापित हुआ, तो कुछ लोगों का एक स्थान पर रहना। तो एक प्रकार से जब कुछ लोग स्थान पर रह रहे हैं तो वह एक प्रकार का संघ को रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अलग अलग चीज़ों में हम इसको समझ सकते हैं कि संघ होता क्या है।
ठीक है, संघ होता क्या है? तो संघ में मैं कहूँगा कि आप संगठन और समुदाय और सभा को याद रखें तो शायद आप आसानी से समझ पाएंगे संघ इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो संघ ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। संघ और समाज, ये जो है बौद्ध मठ में संघ जो है ना, संघ बौद्ध मठ में सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में सभी मामलों का अंतिम न्यायालय भी संघ के माध्यम से। मैं अपने आप को भगवान बुद्ध, धम्म और संघ को समर्पित हूँ। तो ऐसे जो शब्द हो रहा है, एक चीज़ वो बताता है एक प्रकार का संघ या समाज। ठीक है, तो हमें समझने के लिए ये सारी चीज़ें बताया गया कि आपको पता हो कि नहीं कि संघ है क्या। एग्जामिनर ये जानना चाहेगा आपको कि संघ आपको मालूम है कि नहीं। आपको संघ के माध्यम से भी काम करना पड़ सकता है, भले आप हॉस्पिटल में लगे हो, है ना, एक यूनियन के रूप में भी आपको काम करने को मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें बन जाती है हमें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारी होगी इस यूनिट का, जाति। आप लोगों को पता होगा जाति का मतलब, जाति शब्द जो होगा अंग्रेजी भाषा का कास्ट, आपको पता होगा हिंदी अनुवाद है, और अंग्रेजी कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। अर्थ होता है इसका, जैसे अगर हम बात करें अर्थमत में, तो विभेद तथा जाति से लगाया जाता है। और जाति शब्द की उत्पत्ति का जो पता चला था सन 1665 में ग्रेसिया डी और जो है ओरेटा नामक विद्वान था, उसने इसके बारे में बात किया था। तो मैंने आपसे बताया हम यहाँ पे 2 पॉइंट, एक तो पुर्तगाली शब्द से कास्टा से लिया गया, ठीक है, और अर्थ लगाया जाता है इसका विभेद या जाति से। और सन 1665 की बात करते हैं तो ग्रेसिया डी ओरेटा एक विद्वान था, इसने इसकी बारे में पता लगाया है। और इसके बाद फ्रांस का एक अबे डुबाब था, उसने इसका प्रयोग किया और ये कास्ट का प्रजाति के रूप में बताया था इसने। ठीक है, अबे डुबाब। तो आपको ये 2-3 बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं जब प्रश्न आपसे करवाऊंगा तो ये प्रश्न वहाँ पे मेंशन रहेगा कि किसने 1965 में किया था। तो ग्रेसिया जो है डी ओरेटा का नाम याद रखेंगे आप लोग, और बाद में अगर फ्रांस का नाम आता है तो अबे डुबाब का नाम याद रखेंगे। और कास्टा किस शब्द से, कास्ट जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुई इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, मीनिंग क्या बनता है, विभेद तथा जाति से लगाया जाता है इसका मीनिंग या अर्थ मत, इसका एक विचार बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और जो है जाति की अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अगर हम बात करें C.H. कूले के बारे में, चार्ल्स हल्टन कूले इनका पूरा नाम है, और ये विद्वान कहते हैं जाति के बारे में कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित है तो हम उसे जाति बोल देते हैं। तो जैसे कोई एक वर्ग है पूर्णतः उसे वह अनुवांशिकता पर आधारित है तो वह एक जाति। जैसे आप अपने आप को सोच लीजिए कि आपका एक वर्ग है और वह अनुवांशिकता पर आधारित है तो आपकी ये जाति है। तो आप अपनी ही जाति, अपने पर अगर आप सोच कर देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि C.H. कूले की परिभाषा क्या कहती है, जाति सही रिप्रेजेंट करती है। तो ये इन्होंने सही परिभाषा दिया है और ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको सही जवाब लगा के आना। ठीक है, तो ये आपका राइट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा पूछा जाएगा आप लोगों से, मैं क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा इसके बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक रिजले विद्वान थे, इन्होंने कहा कि जाति परिवार और परिवारों के समूहों का एक संकलन है। संकलन का मतलब होता है कलेक्शन। जहाँ जाति है वहाँ परिवारों का जो समूह होगा और जिसका सामान्य नाम होगा एक काल्पनिक पूर्वज से। तो देखिए अभी हम कूले की बात करें तो कूले इसी पूर्वज के बजाय उन्होंने अनुवांशिकता बोल दिया था। देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है और एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देता है और एक ही सजातीय समुदाय के रूप में उसके साथ मान्य होता है। जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने योग्य होता है वह कहलाता है क्या, जाति। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जाति एक बंद वर्ग है। ये स्टेटमेंट किसका है, मजुमदार एवं मदान का है, जिसको मदन भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी मदन मिलता है मदान के बजाय। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा दिया है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं J.H. हटन के बारे में। तो जाति एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों से विभाजित कर रहता है और इन इकाइयों के पारस्परिक का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक प्रकार से। ठीक है,
और संबंध ऊंच नीच के आधार पर संस्कृत या एक प्रकार से संस्कारित रूप से निर्धारित होता है, वह कहलाती है जाति। तो जाति एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित और दूसरे से पूर्णता पृथक कर देता है। पृथक का मतलब अलग हो जाए, अलग रूप में विभाजित कर देता है, तो वह एक प्रकार का आपकी जाति हो जाती है। तो आत्म केंद्रित, समाज के अनेक आत्म केंद्रित और दूसरे से पूर्णता वो अलग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर इन्होंने कहा कि एक रेसिप्रोकल संबंध बन रहा है ऊंच नीच का, तो ये रिप्रेजेंट हो जाता है क्या, जाति। ये हो जाता है जाति। तो ये परिभाषी है, एक प्रकार से परिभाषा है। आगे अगर हम बात करें, जाति जो है एक अंतःविवाही समूह है, ये भी कह सकते हैं, जिसकी अपनी उप संस्कृति होती है। जहां वर्ग का आधार आर्थिक होता है, वहीं जाति का आधार सामाजिक सांस्कृतिक होता है। वर्ग एक जो है अर्जित का मतलब होता है एक्वायर करना, परिस्थिति, जबकि जाति प्रदत्त स्थिति होती है। तो जैसे कहने का मतलब है जाति जो प्रदत्त हुआ, तो वो जाहिर सी बात है जाति अंतःविवाही के अंतर्गत आता है। तो जब अंतःविवाही के अंतर्गत आएगा तो वहां पर क्या बन जाता है, प्रदत्त स्थिति बन जाती है, ठीक है। और वर्ग जो बनता है वो अर्जित बनता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग क्या है, क्लास क्या है, क्लास एक अर्जित है। अर्जित का मतलब एक्वायर होता है, एक्वायर स्टेटस, जो हम स्टेटस होता है हमारा, हम उसको एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। जो जाति होती है वो डेटा या आंकड़े कह लीजिए, तो आंकड़े की स्थिति में होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मीनिंग बताने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि वर्ग क्या है, अर्जित परिस्थिति है। एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, वर्ग क्या है तो अर्जित परिस्थिति होगी, जबकि जाति जो होगा वो प्रदत्त होगा, जाति जो होगा प्रदत्त होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो एक नाम आप देखिए यहाँ पे मजुमदार का। जाति व्यवस्था भारत का अनुपम है। सामान्यतः भारत में जातियों को संप्रदायों की परंपरागत जो है स्थलीय मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है, और यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई भी इससे अछूत नहीं बचे हैं। तो कहने का मतलब मजुमदार ने जाति के बारे में व्यवस्था को भारत को एक अनुपम बता दिया, और इन्होंने ये बात बोल दिया कि यहाँ जो है हवा में जाति जो है घुली मिली है, ठीक है। इस तरीके की बात इन्होंने बता दिया। अगर हम बात करते हैं जाति की कुछ विशेषताओं के बारे में, जाति व्यवस्था को लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा, जो है एन.के. दत्ता का नाम आता है। एन.के. दत्ता ने जाति के बारे में कुछ विशेषता बताई है कि जाति एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। एक तो ये इनको ने बता दिया कि ये एक प्रकार की जाति व्यवस्था हो जाएगी। जाति जो होता है, प्रत्येक जाति जो होती है, प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे, गांव में बेसिकली ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। क्या आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है, बता दीजिए एक बार, पीडीएफ आपको हाँ। अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश जातियों में पेशे निश्चित होते हैं, अधिकांश जातियों में पेशे निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का एक सन स्तर पाया जाता है। मतलब अभी मैंने बताया ना आपको कि भाई किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मजुमदार एवं मदन ने, है ना, और भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है यहाँ पे परिभाषित में। तो ऊंच नीच का सन स्तर का मतलब लेवल पाया जाता है, और जिसमें ब्राह्मण की स्थिति सर्वमान्य मानी जाती है, शिखर पे मानी जाती है, और जो निचली जाति की कास्ट के होते हैं उसे हम निम्न जाति पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें भी एक प्रकार से के दत्ता महोदय ने अपनी विशेषताओं में रिप्रेजेंट कर दिया था। आगे अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए निश्चित हो जाती है। देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, जाति एक बार यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था, मैं आप लोगों से प्रश्न भी करवा रहा हूँ, तो यही पॉइंट आया हुआ था। तो जाति जो है उसके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए एक निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो व्यक्ति की जाति तो जन्म पर ही, यार जन्म से ही होता है जाति, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अर्जित नहीं की जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जो होता है संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों को श्रेष्ठ पर आधारित है, ये तो आपको पता है ना, ये तो पता है। अब बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। क्लास, वर्ग जो है अर्जित परिस्थिति पर आधारित है। अभी आपने ऊपर देखा है, वर्ग का जो मुख्य आधार है आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान और आदि के आधार पर वर्ग के अपनी स्थिति के उच्च कर सकता है, यानी हाई लेवल पर बना सकता है। तो वर्ग को उस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया निम्न वर्ग, दूसरे को कहा गया मध्यम वर्ग, तीसरे को बोला गया उच्च वर्ग। तो निम्न, आप अगर फॉर्म भरते होंगे तो आप लगाते होंगे कि भाई निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, ऐसे आपने फॉर्म में भी फील करते होंगे। तो वर्ग क्या है, वो अर्जित परिस्थिति है। तो ये मुख्य रूप से वर्ग जो है
आर्थिक पर आधारित है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, ज्ञान आदि के आधार पर भी वर्ग अपनी स्थिति के बारे में हाई लेवल बताता है। कोई ज़रूरी ये भी नहीं कि केवल आर्थिकता पर ही है, ये भी शिक्षा, ज्ञान वगैरह भी, योग्यता वगैरह भी रिप्रेजेंट करता है वर्ग। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। आप ऐसा ना सोचेंगे कि भाई इसमें सिर्फ इनकम दिखाया जाएगा कि यार अगर आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी खासी है, तो आप हाई लेवल के वर्ग पे हैं, आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे शिक्षा, एजुकेशन वगैरह सब कुछ भी इन्वॉल्व करें वहाँ पर, है ना। अब हम थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं क्या है ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न वर्ग क्या है? यह एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीविकापार्जन के लिए अपना शारीरिक श्रम बेचता है। तात्पर्य यह है कि यह वर्ग शारीरिक कार्य करता है, जैसे मजदूर। निम्न वर्ग में हम मजदूर को एक उदाहरण के रूप में रख सकते हैं कि ये निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर होते हैं जो मजदूरी वगैरह करते हैं। एक ऐसा हम मान सकते हैं, है ना, ऐसा मान सकते हैं। समाज में बेसिकली 99% इसी को माना भी गया है ना। ये एक अपवाद है कि वो मजदूरी कर रहा है और हाई फाई परिवार से है, अपवाद है, ठीक है। मध्यम वर्ग के बारे में बात करें तो यह एक वर्ग ऐसा बात करता है जो मानसिक कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग से ऊपर आता है ये तो, किंतु इसके पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं होता है, जैसे क्लर्क, टीचर, इंजीनियर, मैनेजर। ये आप लोग इसमें बेसिकली आप लोग नहीं कहते भाई मिडिल क्लास से हैं हम लोग, लोअर क्लास से नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं। तो आप लोग जब बोलते हैं तो आप देखिए यहाँ पर किन कंडीशन में आ रहे हैं, क्लर्क, टीचर, इंजीनियर, मैनेजर इत्यादि चीज़ों में यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे शिक्षा वगैरह के बारे में योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग के ऊपर रख दिया गया इसको, एजुकेशन को। हाई उच्च अगर हम बात करते हैं, इस वर्ग की संपत्ति का मालिक, जिसमें अगर अधीनस्थ, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का जो होता है ये ऊपर होता है, जैसे किसी कंपनी या संस्थान का मालिक हो जाए तो वो उच्च वर्ग या हायर क्लास में आता है। समझ में आया? जैसे जिनके पास जैसे अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, ये हाई फाई प्रोफाइल से आते हैं, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो ये कंपनी के मालिक या इंस्टीट्यूट के जो मालिक होते हैं उनको हम रख लेते हैं कि ये हाई लेवल पर है, ठीक है। वर्ग की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो वर्ग का निर्माण मुख्य आधार पर आर्थिक होता है। देखो यहाँ पे मुख्य आधार दिया है आर्थिक, साथ साथ आपको शिक्षा वगैरह भी ध्यान रखना है, योग्यता वगैरह भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मुख्य आधार ही रखते हैं तो केवल रिप्रेजेंट कर देता है आपको निम्न और मध्यम और उच्च, तीनों यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। और अगर आप एक जीविका उपार्जन की बात करते हैं, भाई चलो ज़िंदगी चल रही है, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ रहा है सब कुछ, तो वो निम्न वर्ग में मजदूरी वगैरह में आ जाते हैं, है ना। कुछ बचा रहे हो आप लोग थोड़ा बहुत भविष्य के लिए, तो वो मध्यम वर्ग में आ जाता है। और अगर आपकी हाई फाई प्रोफाइल है, यानी कंपनी, संस्थान, इंस्टीट्यूट के अगर आप मालिक हैं, तो वो उच्च लेवल पर आ जाते हैं ना। तो वो चीज़ें जो है बेसिकली इसमें भी मेंशन किया गया है, आर्थिक होता है, इसमें आप जोड़ सकते हैं इसको। एक वर्ग की जो स्थिति होती है वो एक समान होती है, ये भी सही है। और कुछ वर्ग का एक ऊपर या कुछ वर्ग के मध्यम, शेष का निम्नतम स्थान होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब शब्दों में लिख भी दिया गया है। वर्ग का सदस्यता जो होती है वो अर्जित की जाती है। जाति प्रयास अपनी वर्गीय स्थिति को परिवर्तित कर सकती है, तो ये भी बेसिकली एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। जाति और वर्ग में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। जाति एक बंद व्यवस्था है, ये परिभाषा किसने बोला है, आप लोग मुझे बताएंगे, बताएं जरा। जाति एक बंद व्यवस्था है, किसने बोला है ये बात? मजूमदार, हाँ मदान कह सकते हो या मदन कह सकते हो, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और जबकि वर्ग एक खुलापन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जाति एक सदस्यता प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग अर्जित होता है। जाति में पेशे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं होते हैं। जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध होता है, वर्ग में नहीं होता है। जाति अंतःविवाही समूह है, बल्कि वर्ग नहीं है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे जाति जो है वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्रश्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सबके सही होंगे, है ना। तो चलो जरा मुझे बताइए कि किस विद्वान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, बताएं जरा। यहाँ पर आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा होगा ऑप्शन भी, 4 ऑप्शन है, कोले है, मजुमदार है, मदन है, घुरिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे सही जवाब आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे मजुमदार एवं मदान का जो है यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका, वेरी गुड। ऐसे आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, है ना, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट ए कहता है कि जाति एक अंतःविवाही समूह होता है, और पॉइंट 2 कहता है कि वर्ग एक सदस्यता अर्जित होती है। पॉइंट 3 कहता है कि जाति एक बंद व्यवस्था है। पॉइंट 4 कहता है कि वर्ग
जो होता है वो खुलापन पाया जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा। 1 आपसे बोल रहा है कि जाति जो है एक अंतःविवाही समूह है, दूसरा बोल रहा है वर्ग सदस्यता अर्जित है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जाति एक बंद व्यवस्था ये भी सही है, वर्ग खुलापन पाया जाता है ये भी सही है। इसलिए आपका 1 2 3 4 जिसमें लिखा होगा वही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, चारों सही लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, किस विद्वान ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो, अभी आपने देखा है वंशानुक्रम वंश जो है अनुवांशिकता, उसे हम जाति कहते हैं। ये एक परिभाषा किस विद्वान ने कहा है, अभी आपने नाम पढ़ा था चार्ल्स हर्टेज कूले, CH कूले, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा CH कूले का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, कि मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में शोषक और शोषित, अगर आपसे पूछे कि समाजवाद, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज को 2 भागों में बांटा था, 2 वर्गों में डिवाइड किया था, और एक वर्ग उसका था शोषक, तो दूसरा ऐसे पूछ लेगा, दूसरा डैश मार कर पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा आपको शोषित। तो यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो शोषित के रूप में जिन 2 वर्गों को डिवाइड किया है, तो क्रमशः नाम बताएं। और भी इसके नाम है, ऐसा नहीं कि शोषक और शोषित ही नाम है, और भी इसके नाम है। ठीक है, शोषित को बोला जाता है सर्वहारा, शोषित को क्या बोला जाता है, सर्वहारा बोला जाता है। शोषक को क्या बोला जाता है, बुजुर्गवा। तो ये 5 नवंबर 2020 को UGC में पूछा हुआ प्रश्न था, यही प्रश्न था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए वाला सही हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख कारक होता है। तो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है कारक, तो अंतःविवाह हो सकता है। अब कहीं है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर अंतःविवाह है, तो आपका अंतःविवाह हो जाएगा। अभी आपने देखा अंतःविवाह लिखा हुआ था वहाँ पर, जाति व्यवस्था बनाने के लिए प्रमुख कारक में लिखा हुआ था अंतःविवाही, अगर आपको याद होगा, सीधा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था एक लाइन में, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। वर्ग निर्धारक तत्व है कौन सा, सामाजिक परिस्थिति पर है, जीवन शैली पर, तो आप लोग को मैंने जीवन शैली तो कभी पढ़ाया ही नहीं, आपको बताया ही नहीं, और वायु तो बोला ही नहीं था। अब या तो सामाजिक परिस्थिति होगी या तो व्यवसाय होगा, मैंने 2 शब्द बोले हैं, तो जरा मुझे बताएं वर्ग निर्धारक तत्व है क्या। व्यवसाय, हाँ व्यावसायिक, वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर व्यवसाय। अभी मैं कल भी आप लोगों से कुछ प्रश्न करवाऊंगा इसी पर आधारित। और देखिए अंग्रेजी भाषा का शब्द कास्ट है, और उत्पत्ति हुई कास्टा से। कास्टा किस भाषा का है, स्पेसिन जो है स्पेनिश होगा, स्पेनिश, हाँ लैटिन, पुर्तगाली, रसियन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली, आपका ये सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन से साल में किया गया था, 1665 में। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये थे कुछ आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो लगा, बाकी मैं और भी इसके संबंध में कुछ और भी प्रश्न आप सबके लिए लेकर आऊँगा अभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे। आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। मैं सिर्फ 2 दिन में इसको भी समाप्त कर दूंगा, यानी मान चलिए आपका यूनिट नंबर जो 5 है वो आपका गुरुवार तक, थर्सडे तक मैं समाप्त कर दूंगा विथ PYQ के साथ, MCQ के साथ भी आपके लिए अलग MCQ होगा, आपका अलग MCQ आएगा, उसके साथ मैं आप लोगों का ये समाप्त कर दूंगा। ठीक है।